हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा सा भी हम लोग डिले हो गए हैं, 4-5 दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं डाला था, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। और विद इन 2 डेज़ आपके पास एक शीट आ जाएगी जिसमें फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं टिल 2022 वो आपको मिल जाएंगे विथ वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एनर्जी इंट्रैक्शन। द एनर्जी इंट्रैक्शन हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी इंट्रैक्शन के। बिफोर स्टार्टिंग हम बस इतना बोलेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसको देख पाएँ, शायद उनको भी कुछ फ़ायदा मिल जाए और उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहे। और आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने आज के टॉपिक को अच्छा किया ना तो आपको ये गारंटी है कि कहीं पर भी थर्मोडायनेमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्योंकि जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस है वो है वर्क और हीट का इंट्रैक्शन, यानी एनर्जी इंट्रैक्शन की बात अगर हम लोग करें तो ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो इस चैप्टर के लिए मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ कंसंट्रेट करिएगा, लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में जाकर कमेंट्स करिए कि सर हमको इससे रिलेटेड एक वीडियो आप भेजिए, तो हो सकेगा तो मैं आपको पर्सनली उस चीज़ को टीच कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। राइट, सो फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एनर्जी इंट्रैक्शन। राइट, एनर्जी इंट्रैक्शन। और देखिए हमने पहले भी एक बात बोली थी कि एनर्जी, अभी आगे जाके हमें पता चलेगा कि एनर्जी इज़ अ प्रॉपर्टी, है ना, बट एनर्जी इंट्रैक्शन दैट इज़ व्हाट हीट एंड वर्क, दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो हमने एनर्जी इंट्रैक्शन के बारे में बात कर रही है उसमें ना सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आपको बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें मैंने जब सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा था बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है क्या, जिस पर हमारी स्टडी कंसंट्रेटेड है वो हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम। एंड अदर देन दैट ऑल द एक्सटर्नल थिंग्स जो कि सिस्टम से अलग हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, सराउंडिंग कहलाती हैं। यहाँ तक तो पिक्चर बहुत आसान थी, पर सिस्टम का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि जो कुछ रोल प्ले कर रहा है वो सिस्टम ही करेगा। वो कहानी आज एहसास होगी और कुछ दिनों बाद एहसास होने के बाद जो फीलिंग आती है वो फीलिंग आना चालू हो जाएगी, कन्फ्यूज़न वाली भी और समझने वाली भी। बट आप मेरे पे भरोसा करिए, आपको हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे, आपको हम चीज़ें बहुत क्लियरली बताएंगे, एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे हो रही है। और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कंक्लूजन चीज़ें जो हैं वो भी देने वाला हूँ और बेसिक भी देने वाला हूँ। बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट से वन थिंग कि एग्जैक्टली अगर हम लोग एनर्जी इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एनर्जी इंट्रैक्शन। हम लोग एनर्जी इंट्रैक्शन की अगर बात करें तो एनर्जी इंट्रैक्शन जो है ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ एनर्जी इंट्रैक्शन, ये एनर्जी इंट्रैक्शन अगर हम लोग बात करें तो जो इंट्रैक्शन है किसका, अ सिस्टम कैन इंट्रैक्ट विथ द सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉलोइंग 3 वेज। तीन तरीके से जो सिस्टम है वो इंटरेक्ट करता है सराउंडिंग के साथ। और एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो 3 तरीके से हमारा एनर्जी का इंट्रैक्शन हो सकता है, या 3 तरीकों से या 3 चीजों से हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी इंटरेक्ट कर सकती है। द नंबर 1 इज द मास, नंबर 2 इज वर्क एंड द नंबर 3 इज हीट। वर्क, हीट और मास है तो एनर्जी है, ये बात तो मैं हमेशा से बोलते आया हूं। मास है तो एनर्जी है, मास है तो फोर्स है, मतलब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि बिना मास के कुछ नहीं है। तो मास, ये वाला मास नहीं, वो मास होता है, ये मास है। तो मास अगर हम लोग बात करें तो मास तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनडायरेक्टली अभी हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे कि हम लोग यार मास से
उसको जो भी हमारे पास एनर्जी आ रही है उसको हम लोग मास इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब इंटेंसिव बनाने की कोशिश की जाएगी हर चीज़ को। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यार ये बात तो क्लियर है कि जो हमारा सिस्टम है वो 3 तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है मास, वर्क और हीट के लिए। अभी हमारा पहला लक्ष्य है वर्क। वर्क क्या होता है दोस्त, वर्क क्या होता है इसको समझने की हम लोग एक बहुत ही बढ़िया कोशिश करते हैं। लेट कंसीडर कि हमारे पास कोई ब्लॉक है, लेट कंसीडर कि हमारे पास कोई ब्लॉक है, ये हमारे पास कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक कहीं पर रखा हुआ है किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। और बचपन से हम लोग एक ही बात पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो कोई बॉडी है जिसके के ऊपर कोई मास है और इस बॉडी को हमें क्या करना है, कुछ डिस्प्लेस करना है। जब भी डिस्प्लेस करना है तो वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, और अगर मैंने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी डिस्प्लेस कर जाएगी और डिस्प्लेस कर कर कुछ न्यू पोजीशन ये गेन कर लेगी। ऐसा हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। जैसे ही उसने नई पोजीशन गेन करी तो यहाँ से यहाँ तक वो क्या हुई, कुछ डिस्प्लेस हुई। एंड लेट कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट इज x, या आप d मानना चाहें तो इसको d मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और क्लास 9th से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क इज व्हाट, वर्क इज व्हाट, इट्स अ फोर्स, इट्स अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से देखना भाई, डिस्प्लेसमेंट ये हम लोग क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, ये हम लोग क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स इज नथिंग बट द सॉरी वर्क इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने थोड़ी सी अपनी क्लास को बढ़ाया, 11th में आए, इंजीनियरिंग में आए, हमने मैकेनिक्स को पढ़ा। तो फिर हमने बोला कि वर्क इज नथिंग बट इट्स अ डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और बोला कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डी इंटू कॉस थीटा। लेट एज्यूम और द कॉन्सेप्ट व्हाट इज बिहाइंड इट। तो वहां पर हमने परफेक्टली डेफिनेशन को देखा कि सपोज दिस इज द फोर्स एफ and the body will move in that direction and the displacement is what d, and that is the angle between these two. So जो perfect definition है वर्क की वो अब हमने जानी कि वर्क is nothing but force into displacement, force into displacement in the direction of force. Yes, that is the complete definition of the work. The work is what? It's a force into displacement in the direction of force. फोर्स के डायरेक्शन में, मतलब अगर मैं बोलूं कि ये फोर्स है तो इसका इधर वाला जो आएगा कंपोनेंट वो आएगा एफ कॉस थीटा, और इस एफ कॉस थीटा के कारण, इस एफ कॉस थीटा के कारण ही ये इस डी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी अगर मैं इसको कंस्ट्रेंट कर दूं तो, अगर मैं इसको कंस्ट्रेंट कर दूं तो, अगर मैं इसको कंस्ट्रेंट कर दूं तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, भले ही मैं इंक्लाइंड फोर्स लगा रहा हूं। दैट इज क्लियर, एंड ड्यू टू दैट द वर्क इज व्हाट, एफ डी कॉस थीटा। आई होप यहां तक सबको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है कि यहाँ तक की हमारी जो पिक्चर है वो क्लियर है ना भाई, यहाँ तक की पिक्चर हमारी क्या है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्या, हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलिए कोई बात नहीं।
चलिए देखिएगा, कुछ सिलेक्शन में हमको प्रॉब्लम जा रही है, वो इसलिए जा रही है क्योंकि ये दूर दूर नहीं है, अब हो गए हैं दूर दूर। अब हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मुझे यहीं पर कुछ चीज़ें और समझानी हैं आपको, इसलिए मैं ऐसा करने का प्रयास कर रहा था, जो कि अब सक्सेस हो गया है बस। तो बॉस ये पिक्चर एक थी जो हमने क्लास 11th तक में आते आते तक पूरी करी। फिर क्लास 11th में ही हमने एक बात और जानी कि वर्क जो है वो पॉइंट फंक्शन भी होता है। पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो कि सिर्फ एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, और वर्क हमारा पाथ फंक्शन भी होता है। देखिए यहीं से कहानी और पिक्चर चालू हो रही है। तो वर्क हमारा पाथ फंक्शन भी है और वर्क हमारा पॉइंट फंक्शन भी है। अब पॉइंट फंक्शन कब होता है? जब फोर्स कंजर्वेटिव होता है। whenever the force is conservative, whenever the force is conservative, work is a point function. Whenever the force is conservative, work is a point function. वर्क जो है वो पॉइंट फंक्शन ही होगा, आप लिख के रख लो, ठीक। कसर कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हैं तो हमने पढ़े हैं। जब भी पिक्चर में जाए ग्रेविटी, कौन आ जाए बेटा? कौन आ जाए? ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटेशनल, अगर हम लोग बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स या इन्फ्लुएंस जब भी होगा किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो वो जो वर्क हो रहा है वो वर्क कंजर्वेटिव होगा। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो बॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। हम लोग इलास्टिक फोर्स की बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग निकालते भी थे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही पिक्चर में तब आता है जब आपका फोर्स जो है वो कौन है? कंजर्वेटिव है, और वो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, उस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में किसी भी बॉडी में स्टोर हो जाता है, या हम उसको यूज कर सकते हैं, जो भी हम बोलना चाहे वो करते हैं, राइट। तो इलास्टिक फोर्स जो है वो भी ससुरा कौन है? वो भी कंजर्वेटिव है। तो बाबू यहां से इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि भाई वर्क अगर पॉइंट फंक्शन है, वो पॉइंट फंक्शन कब होगा? जब फोर्स कंजर्वेटिव होगा, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलास्टिक फोर्स। तब तक पिक्चर क्लियर है कि वर्क हमारा पॉइंट फंक्शन होगा। वर्क पाथ फंक्शन कब होगा? वर्क पाथ फंक्शन कब होगा, ये बात अब हमें सोचनी है। ये बात अब हमें सोचनी है कि वर्क पाथ फंक्शन कब होगा। वर्क पाथ फंक्शन कब होगा? जब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा। कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन है? ये जितने भी लॉस करने वाले कौन हैं? फोर्सेस हैं। लॉस, नुकसान। मैं गाड़ी से चल रहा हूं, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, वो मुझे क्या देंगी? ड्रैग देंगी। वो ड्रैग के कारण क्या होगा? क्या मैं उतना डिस्प्लेस जितना होना चाहिए, जितना मैं फोर्स लगा रहा हूं, उतना हो पाएगा क्या? नहीं। ड्रैग फोर्स या प्रेशर के कारण जो आ रहा है, फोर्स के कारण, एटमॉस्फेरिक जो हमारी एयर है उसके कारण जो फोर्स आ रहा है, कुछ भी हम बोलते हैं, ड्रैग फोर्स बोलते हैं, है ना, राइट। क्लियर है? तो ये ससुरा ड्रैग फोर्स जब भी आ गया तो समझ लो पिक्चर हो गई नॉन कंजर्वेटिव। एक और है, एक और दुनिया का सबसे नामी ग्रामी फोर्स है जिसका नाम है कौन? Who's that? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी वही है, फ्रिक्शन भी वही है। कौन? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये जहां पिक्चर में आ गए ना मित्र, ये जहां पिक्चर में आ गए ना मित्र, कौन कौन? कौन कौन? ये
ये समझ लेना कि आपका जो वर्क है वो पाथ फंक्शन है। वर्क जो है वो कौन सा फंक्शन होगा? पाथ फंक्शन होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ पाथ पर डिपेंडेंट हो जाएगा, ना कि एंड पॉइंट्स पर। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपने ये चीजें पढ़ी भी हैं क्लास 9th में, 10th में, 8th में, 7th में, 6th में, 5 में, 4th में, मुझे नहीं पता लेकिन 11th में तो पढ़ी ही होगी, इतना मैं जरूर जानता हूं। तो तब के लिए आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई ये एक चीज हमने जो बनाई, इधर देखो, पॉइंट फंक्शन क्या होता है जैसे समझना। जैसे किसी मास को मैंने लिया, इस मास को h हाइट से यहां पर मैंने रिलीज किया, तो यहां जो वर्क डन होगा वो mgh होगा, यू नो दैट। ओके, सिमिलरली अगर मैं उसको एक इंक्लाइंड पाथ से भेज दूं, हाइट यही है, हाइट यही है, और इसी मास को मैं इंक्लाइंड पाथ से भेज दूं, और ये पाथ हमने मान लिया कि ये फ्रिक्शनलेस है यार, ये दिस इज द फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो भी जो वर्क डन होगा वो mgh ही होगा। ठीक है। और अगर मैंने बोला कि मैंने इसको किसी ऐसे कर्व्ड पाथ से यहां तक भेजा, एंड अगेन दिस इज द फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो मित्र हम फिर से बोलेंगे कि वर्क डन हमारा जो होगा वो mgh के बराबर होगा। तो द कंक्लूजन इज दैट कि अगर हमने हाइट h रखी है, h हाइट रखी है, तो डेफिनेटली यहां पर जो पिक्चर में वर्क डन आने वाला है वो mgh ही आने वाला है। मतलब वो सिर्फ एंड पॉइंट्स पर ही डिपेंड कर रहा है, चाहे आप किसी भी पाथ से लाओ, आप ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, कैसे भी लाओ, देयर इज अ नो चेंज इन वर्क डन, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशन जो है वो यहां पर पिक्चर में आ रहा है, ग्रेविटी यहां पर पिक्चर में आ रही है, और जब ग्रेविटी पिक्चर में आ गई है तो ग्रेविटी हमारा कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन हमेशा पॉइंट फंक्शन होगा। आई होप यहां तक की जो पिक्चर है वो क्लियर हुई है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स वर्क। थर्मोडायनेमिक्स वर्क थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग होगा। जो लोग ये बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स वर्क ही अलग है, तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसा बोलना गलत होगा, फिर उसको वर्क ना बोलकर कुछ और नाम दे दिया जाता है ना। तो कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वर्क, थर्मोडायनेमिक्स वर्क जो है वो अलग ही होता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। बाकी आप भी देखेंगे तो आपको भी समझ में जाएगा। थोड़ा सा हमारा नजरिया अलग होगा, थोड़ा सा हमारा सोचने का तरीका अलग होगा, और उसको समझने का तरीका अलग होगा। आई होप अभी जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वर्क, एंड दैट इज व्हाट वर्क? थर्मोडायनेमिक वर्क। बिफोर स्टार्टिंग थर्मोडायनेमिक वर्क, हम जरा इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। वी आर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द definition of thermodynamic work। thermodynamic work क्या होता है? thermodynamic work is said to be done by the system, is said to be done by the system if the Scholl effect, माय डियर फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से देखो, शोल इफेक्ट, शोल इफेक्ट, शोल इफेक्ट का मतलब क्या है? इकलौता, इकलौता या बोले केवल, केवल, ओनली, ओनली इफेक्ट ऑन द थिंग्स, ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एक्सटर्नल टू द सिस्टम। भैया एक्सटर्नल टू द सिस्टम, भाई हम क्या बोलते थे? ये कौन है? सिस्टम। इसके अलावा बाकी सब सराउंडिंग। तो एक्सटर्नल टू द सिस्टम क्या कहलाता है?
सराउंडिंग। तो अल्टीमेटली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, द थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स external to the system that is surrounding can be equated, the word is what, can be equated to rising of the weights, weight को rise उठाने के लिए, that is real, जो कि सच्चाई भी हो सकती है कि सही में उठाया जा रहा है तो होगा, और imaginary, the word imaginary meaning is what, that is the weight may not be actually raised but the effect, yes, the word is what, that is very important word, that is the effect can be equated to rise of the weight, can be equated to rise of the weight। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोलना चाह रहा है, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक्स वर्क की डेफिनेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो बोलना क्या चाह रहा है यार, ये क्या बोलना क्या चाहते हो, है ना, यही बात आ जाएगी कि बोलना क्या चाहते हो यार। बोलना ये चाहता है थर्मोडायनेमिक्स की वर्क की डेफिनेशन कि मित्र, आपने माना कि कोई सिस्टम है, उसने कुछ वर्क डन किया, वर्क डन या वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, एक सिस्टम के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है या उसको काम करने को हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या होगा, वो होगा शोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम। मतलब ये ससुरी जो कौन है, सराउंडिंग है ना, ई भैया, ई वाली ई सराउंडिंग, ऐसे बनाना गलत हो जाएगा क्योंकि सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो कौन है, सराउंडिंग है। तो एक्सटर्नल टू द सिस्टम का मतलब ही है सराउंडिंग कैन बी इक्वेटेड टू राइजिंग ऑफ द वेट, इट मे बी अ रियल or the imaginary, that is the weight may not be actually raised but the effect can be equated to rising of the weight। बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, जरा देखते हैं चीज क्या बोलना चाह रही है। चलिए, एक हमने सिस्टम लिया, लेट कंसीडर दिस इज द बैटरी। ये कौन है ससुरी, अरे कौन है ये, ई है बैटरी, बैटरी को कनेक्ट किया किसके साथ, मोटरवा के साथ। यहाँ कौन है भाई, ये कौन है, मोटर, दिख रहा है ना, मोटर है ना, हाँ बहुत बढ़िया। इस मोटर को हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ, ये सपोज पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इस मोटर को कपल्ड किया एक शाफ्ट के साथ, मतलब मोटर में तो शाफ्ट रहती ही है, उस शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया किसी पुली अरेंजमेंट के साथ। यहाँ पर हमने एक क्या ले ली है, पुली ले ली है, ये इस टाइप से एक पुली है, और अब हम लोग मान रहे हैं कि ये जो पुली है, इस पुली में हम एक रोप कुछ ऐसे कनेक्ट कर देंगे एंड देयर इज अ मास या वेट है यहाँ पर। अब बैटरी है चालू की, मोटर चालू हो जाएगी, मतलब बैटरी है, सर्किट क्लोज किया, बैटरी चालू, मोटर चालू हो जाएगी, बैटरी चालू तो हो ही रहेगी, मोटर चालू हो जाएगी और ये पुली घूमने लगेगी, मास अप एंड डाउन करेगा। इतना क्वेश्चन देने के बाद कोई बोल दे भैया वर्क डन क्या होगा, तो आप बोलना सर क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि किस टाइप का वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज डिपेंड्स कि जिस टाइप का वर्क आपसे पूछा जा रहा है उसके लिए आप सिस्टम किसको बना रहे हैं। बस ये लॉजिक अगर समझ में आ गया तो अपना खेल खत्म, अपना काम हो जाएगा। वी विल डू।
खेल ख़त्म का मतलब वैसा वाला खेल ख़त्म नहीं, मतलब अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, हम अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। अब अगर किसी ने बोला कि भाई यहां पर हमने जो सिस्टम कंसीडर किया है वो सिस्टम ये है, लेट अस अज्यूम दैट द सिस्टम इज दिस वन इज द सिस्टम मैन। हाँ, ये हमारे पास क्या है, सिस्टम है। सिस्टम क्या है, समझ में आ रहा है? सिस्टम ये है, इतना अरेंजमेंट हमारे पास सिस्टम है। होगा क्या, जैसे ही आप बैटरी को दैट मीन सर्किट को क्लोज करेंगे, एक आध यहाँ पे स्विच लगा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, सर्किट को क्लोज करेंगे। जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो मोटर घूमने लगेगी, जो कि हमने 3 इडियट्स में भी देखा था, डीसी मोटर चालू हो जाएगी। अब वो चालू हो गई तो वो रोटेट करेगी, वो रोटेट करेगी तो ये मास, मतलब दिस इज डिपेंड कि हम रोटेशन कैसा देना है, कभी डाउन भी जा सकता है, कभी अप भी जा सकता है। हमने मान लिया कि हम रोटेशन दे रहे हैं लाइक दैट कि ये अप ही करे, है ना, ऐसे में भी आप कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने कनेक्ट कैसे किया हुआ है, राइट। तो अगर ये मास अप कर रहा है तो यहां पर ये मास एक्चुअली अप कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसका जो मास या जो भी हमने ट्रांसफर किया है या जो वेट को हमने राइज किया है, वो वेट राइज कर रहे हैं यहां से, जो ये कौन जा रहा है, ये जो पावर को हमने ट्रांसमिट किया है। एग्जैक्टली पावर ट्रांसमिशन होता है शाफ्ट से, या हम बोल सकते हैं टॉर्क ट्रांसमिट होता है। और टॉर्क इनटू थीटा, अगर हम रोटेशनल वर्क की बात करते हैं तो रोटेशनल वर्क जो होता है वो क्या होता है बेटा, दैट इज टी थीटा, टी इंटू थीटा। देखिए बहुत ध्यान से याद रखना, अगर किसी ने बोला ट्रांसलेशन में वर्क क्या होगा या लीनियर मोशन में वर्क क्या होगा, ट्रांसलेशन या लीनियर मोशन में वर्क क्या होगा, तो आप बोलेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर रोटेशनल वर्क की कोई बात कर रहा है तो क्या होगा, टी इंटू थीटा, क्योंकि अल्टीमेटली टॉर्क ट्रांसमिट आप कर रहे हो बाय द मीन्स ऑफ शाफ्ट और उसमें कुछ रोटेशन भी आ रहा है। सो दैट टी थीटा इज व्हाट, इट्स अ वर्क, एंड दैट वर्क इज व्हाट, रोटेशनल वर्क। रोटेशनल वर्क। अगर यहां पर आपसे कोई बोले कि क्या हुआ, तो यहां से एग्जैक्टली क्या हुआ, वर्क ट्रांसमिट हुआ इन द फॉर्म ऑफ टी, मतलब टॉर्क, और थीटा क्योंकि उसमें कुछ रोटेशन भी होगा, कुछ रोटेशन भी होगा। बाकी कैलकुलेशंस जो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि क्या हो रहा है या वर्क क्या है। तो बॉस इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यहां पर वर्क हो रहा है एंड दैट वर्क इज शाफ्ट वर्क, और यही शाफ्ट वर्क हमारे लिए थर्मोडायनेमिक वर्क के इक्वल हो जाएगा, एंड दैट शाफ्ट वर्क इज नथिंग बट द थर्मोडायनेमिक वर्क। क्यों हुआ, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आपका शाफ्ट यहां पर रोटेट कर रहा है, वो टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहा है, वर्क वही कर रहा है, इसलिए ससुरे का नाम रख दिया वर्क। और कौन सा वर्क, शाफ्ट वर्क। तो बॉस ये हमारे पास आ गया शाफ्ट वर्क। अलग अलग लिख लेना इसको, थोड़ा सा गैप करके। शाफ्ट वर्क। तो मित्र ये हमारे पास आ गया शाफ्ट वर्क। शाफ्ट वर्क क्या हुआ, समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ सर समझ में आया। यार इसी चीज को अगर मैं क्या करूं, इसी चीज को अगर मैं क्या करूं, कुछ ऐसा बना दूं, आई होप ये विजिबल है कि नहीं है, ये विजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा छोटा हो गया था, अब मैं इसको थोड़ा सा कम छोटा रखता हूँ, यानी आपको समझ में आया एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये हमारे पास है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिस्टम ले रहा हूँ ये। नाउ द सिस्टम इज दिस। अब मेरे पास सिस्टम ये है मित्र, ये मेरे पास सिस्टम है, ये मेरे पास सिस्टम है,
तो अब क्या हुआ, क्या अब कोई वर्क इस सिस्टम से बाहर गया? क्योंकि बॉस हमें यही तो करना है, वर्क डन बाय द सिस्टम विद द सोल इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल थिंग्स। क्या कोई इफेक्ट होगा एक्सटर्नल पर? क्या कुछ हो पाएगा बाहर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब इस कंडीशन में आप आंख बंद करके बोलेंगे कि देयर इज नो वर्क कंडीशन, या यहां पर कोई भी थर्मोडायनेमिक वर्क नहीं हो रहा है। यहां पर कोई भी थर्मोडायनेमिक वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि सिस्टम के बाहर वर्क नहीं जा रहा है। सिस्टम के बाहर वर्क नहीं जा रहा है मतलब वर्क अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है। कहा ठीक है सर, दो बातें समझ में आ गई। एक, राइज करना चाहिए। दूसरा, सिस्टम जो है उसका इफेक्ट, मतलब सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल जो है, मतलब दैट मीन सराउंडिंग पर कोई इफेक्ट हमें दिखना चाहिए, मतलब बाउंड्री क्रॉस करनी चाहिए। ओके, यहाँ तक सर हमें समझ में आ गया, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स वर्क की डेफिनेशन ही ये बोल रही है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा, का सर अगर हम सिस्टम को और चेंज करें, हम सिस्टम को और चेंज करते हैं, और चेंज करते हैं मतलब क्या है, और चेंज करते हैं मतलब क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि और चेंज करके क्या होने वाला है। भाई हमने फिर से क्या किया, वही सिस्टम बनाया। एक किसको ले ली, बैटरी को ले लिया। मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ये हमारे पास कौन है, बैटरी है। बैटरी कनेक्ट करी किसके साथ, मोटर के साथ। ये कौन बन गई भाई, मोटर। और यहाँ हमने एक पैडल, या आप जो भी बोलना चाहें, स्ट्रेनर जो भी बोलना चाहें, वो लगा दिया एक, है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब सिस्टम जो बना रहे हैं ना मित्र, वो सिस्टम बना रहे हैं सिर्फ इसको। अब सिस्टम सिर्फ बना रहे हैं इसको, मतलब बैटरी अब हमारे लिए कौन है, सिस्टम है ना। बैटरी अब हमारे लिए कौन है, सिस्टम है। अब अगर बैटरी मेरे लिए सिस्टम है तो बाकी सब क्या हो गया मेरे लिए, सराउंडिंग। अच्छा, अब होगा क्या, तो हम लोग जानते हैं यहां से करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का आना जाना चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना स्टार्ट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहे हैं, वहां से यहां आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बाउंड्री तो क्रॉस हो रही है, मतलब यहां पर बाउंड्री क्रॉस हो रही है। लेकिन क्या ये थर्मोडायनेमिक्स वर्क होगा, क्या ये थर्मोडायनेमिक्स वर्क होगा? तो अब यहां पर चालू होगी इस डेफिनेशन की जो सेकेंडरी हमने बात लिखी है कि इमेजिनरी, दैट इज द वर्क, that is the weight may not be actually raised but the effect can be equated to rising of the weight, to rising of the weight। मतलब ये कि अब हम यहां पर सिर्फ इफेक्ट को देखना चालू करेंगे और एक्चुअल में नहीं होगा। अब हम एक इमेजिनरी सराउंडिंग मानेंगे एंड हम मानेंगे कि इसकी जगह यहां पर एक पुली लगी हुई है और उस पुली में कुछ वेट है या मास है, और ये मास एग्जैक्टली मोटर रन करेगी तो ये मास अप एंड डाउन करेगा, लेकिन इसको हम इक्वल टू कर देंगे इलेक्ट्रिकल वर्क के। मतलब यहां पर जो काम हो रहा है वो एग्जैक्टली हो रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क, और यही इलेक्ट्रिकल वर्क हमारा क्या बन जाएगा, थर्मोडायनेमिक वर्क। यही इलेक्ट्रिकल वर्क हमारा क्या बन जाएगा, थर्मोडायनेमिक वर्क। अब कहा सर इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, तो ये याद रखना, जब भी आपका सिस्टम बैटरी बन जाए या आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या हो कि बैटरी है, फिर ये बैटरी कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस से। अब रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब ये हीटर हो सकता है ना, गीजर हो सकता है, कुछ भी यार, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। तो हर चीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और इसको कुछ हमने मान लिया कि यार ये हमारा किसी कंटेनर वगैरह में ऐसा रखा हुआ है, ये हमारा इंसुलेटेड है
है ना, कैसा है, आइसोलेटेड है, इंसुलेटेड है, जैसा मानना है वैसा मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है इसमें, ये हमने क्या कर दिया, इसको इंसुलेटेड कर दिया, राइट। अब ये इंसुलेटेड हो गया है, मतलब इसके बाहर हीट का आना जाना नहीं रहेगा। अब होगा क्या, ये हमारे पास कौन है, बैटरी है। अगर मेरे लिए बैटरी मेरा सिस्टम है, अगर मेरे लिए बैटरी मेरा सिस्टम है, बैटरी मेरा सिस्टम है, तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। और वो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा बचपन में कि भाई VI दैट इज द पावर, पावर मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं इसमें I का इंटू कर दूं तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है VIT, इसको विल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से याद रख सकते हो ना। तो VIT, the work done is what, VIT, the work done is what, VIT, and here V is the potential difference या potential आप बोल सकते हैं, and V and I is the current and T is the time, T is the time कि कितनी देर के लिए हमने वो करंट उसमें सप्लाई किया, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांजिएंट फिनोमेना, इंस्टेंट नहीं हो सकता, इंस्टेंट नहीं होता है ना, वर्क डन कभी भी इंस्टेंट नहीं होता है ना, इट्स दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम बात करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2 सेकंड पर बताइए, जैसे वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। यहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे 2 सेकंड, बिल्कुल 2 सेकंड पर वर्क क्या है, तो वो हम नहीं बात कर सकते वर्क के बारे में, राइट। ये भी हम लोग देखेंगे आगे। तो अगर मैं बोलूं कि यार वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, VIT, तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to IR, so work done is equals to I square RT और work done is equals to V square by RT। तो इस तरीके से हमको ये 3 फॉर्म याद रखने रहेंगे, इनकी ज़रूरत हमको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाली है। ये वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क है जो कि हम बोल देंगे कि थर्मोडायनेमिक के बराबर है। तो थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होगा यहाँ पर इन द केस ऑफ दिस, तो हम सीधे बोलेंगे VIT I स्क्वायर RT या V स्क्वायर RT। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है वो हमारे पास आ चुका है। सिस्टम कौन है, याद रखना बैटरी, अदर देन दिस ऑल आर इज व्हाट, सराउंडिंग। ये सभी चीज़ें क्या है, सराउंडिंग है। तो इस तरीके से अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा। तो जब भी बैटरी वाली बात आ जाए तो याद रखना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, जब शाफ्ट वाली बात आ जाए तो कौन सा वर्क है, दैट इज व्हाट, शाफ्ट वर्क, राइट। और अगर हम लोग बात करें किसकी, कि यार यहाँ पर कुछ क्या रहा है, अगर पूरा का पूरा हमने सिस्टम के अंदर ही ले लिया, मतलब सिस्टम आपका बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है इन द केस ऑफ दिस, तो आप बोलेंगे कि देयर इज नो वर्क, देयर इज नो वर्क। तो वर्क के लिए आई होप सभी को बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर हुई होगी। और उस पिक्चर के बाद हमारे पास जो कंक्लूजन आया है वो कंक्लूजन ये आया है कि वर्क ट्रांसफर्स ऑकर्स ओनली व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री एंड हैंस वर्क ट्रांसफर इज अ बाउंड्री फिनोमिना। तो अगर वर्क ने बाउंड्री क्रॉस नहीं करी, अगर वर्क ने बाउंड्री क्रॉस नहीं करी तो वर्क नहीं होगा, क्योंकि इफेक्ट तभी आएगा जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा। किस पर इफेक्ट, सराउंडिंग पर, एक्सटर्नल टू द सिस्टम। आई होप सभी को ये डेफिनेशन और ये जो कॉन्सेप्ट है ये पिक्चर क्लियर हो रही होगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो पैडल वाले प्रॉब्लम्स हैं, स्टेनर वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम्स है वो हम करेंगे। बट एक बार जरा पहले वर्क के बाद हीट को भी तो जान लें, क्योंकि सिर्फ एक तरफा प्यार नहीं होगा भाई, प्यार एक तरफा थोड़ी ना होता है, एक तरफा प्यार बहुत हानिकारक है। द वन साइडेड लव इज ऑलवेज डेंजरस। सिर्फ आप ही आप करें और कोई ना करे तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। इसलिए वन साइडेड लव इज़ ऑलवेज डेंजरस, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। इसलिए एक तरफा प्यार नहीं करना है, ठीक है भाई। चलिए हाँ, तो बस आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो जल्दी से, किसी को कोई डाउट है?
बोलो भाई, नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां तक हमने पिक्चर क्लियर कर दी है, यहां तक हमने पिक्चर क्लियर कर दी है। ठीक है, तो अब हम अगला लेक्चर लेकर आएंगे और उसमें आपको यह बताएंगे कि और क्या क्या हमें वर्क में पढ़ना है। देखिए, अभी हम लोग ये बात देखें कि हमने अभी तक क्या क्या देख लिया कि वर्क क्या है। वर्क एक बाउंड्री फिनोमेना है। थर्मोडायनेमिक वर्क में हमें क्या करना है, हमें या फिर वेट को राइज करना है या उसके इफेक्ट को देखना है। एक्चुअली हो जाए तो अच्छी बात है, हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। सिस्टम हमेशा याद रखना, सिस्टम जो बना रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क की अगर हम लोग बात करें तो बैटरी को लेकर अगर बात करें तो बैटरी हमारे लिए इलेक्ट्रिकल वर्क करेगी, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। आपको मैंने बता दिया कि मैकेनिक्स में आप जो वर्क पढ़ते हो उसमें और थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क पढ़ेंगे उसमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होने वाला है ना। तो आई होप यहां तक आपको लेक्चर पूरा क्लियर हुआ होगा। और इस लेक्चर के बाद अब हम अगला लेक्चर जो है वो लेकर आएंगे, क्योंकि आप बहुत टायर्ड हो जाएंगे अदरवाइज, है ना। एक ही बार में अगर मैंने दे दिया तो आप टायर्ड हो जाएंगे, इसलिए मैं एक बार में वो चीज़ नहीं दे रहा हूँ आपको। एक छोटा सा मतलब आपको लेक्चर्स आते रहेंगे, बट आप एक इंटरवल के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, क्योंकि इसके बाद आपके लिए बहुत कुछ है। एंड फ्रैंकली आपको 1 से 1.5 महीने में हर चीज़ मिल जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1 मंथ, एंड देन आप खुद पाएंगे कि आपका लेवल बढ़ गया है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर दैट कि मैं IAS की भी एक शीट निकालूं जिसमें आपको IAS के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनका सेट आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।